नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु शर्मा आज आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हूं अपनी लिखी कहानी प्रेम अमावस का दूसरा हिस्सा लेकर। अब तक आपने जाना एक साधारण से लड़के रोहन और एक अनोखी सी लड़की सुगंधा के बारे में। 90 के दशक के समाज से शुरू होती उनकी दोस्ती के बारे में और कहे अनकहे उस दोस्ती से प्रेम के रूपांतरण के बारे में। रोहन के एक तरफा प्रेम का वजन खुद उस पर ही कई गुना बढ़ चुका था। उस अकेली रात में जब वो वापस घर की ओर लौट रहा था। अब सुनिए कहानी का दूसरा भाग। घर आने का समय हो गया तुम्हारा? है मतलब माँ का तो काम ही है बाट जोड़ते रहना। मैंने जैसे ही घर की दहलीज पर कदम रखा, माँ बोल पड़ी थी। मैंने जरा खांसते हुए और सकुचाते हुए जवाब दिया, अरे मम्मी, वो थोड़ा अनिरुद्ध के घर चला गया था। कहते हुए मैंने जोर से खांस दिया। पहली बार सिगरेट जो पी थी, वो भी 2-3, उसी का असर रहा होगा शायद। तबीयत ठीक नहीं है, हैं? और साहब रात रात भर टहल रहे हैं। जैसे तुम हो वैसे ही तुम्हारे दोस्त हैं। क्या कर रहे थे इतनी रात तक? अनिरुद्ध को तो कभी मैंने इतना फालतू घूमते देखा नहीं। मैं सर झुकाए खामोश खड़ा रहा। मुझे बहाना करने से पहले समझ लेना चाहिए था कि माँ तो माँ ही होती है, उसे सब पता होता है। मेरे पास देने को और कोई सफाई नहीं थी। अच्छा ठीक है, जाओ हाथ मुंह धो लो, तुम्हारे कमरे में खाना भिजवाते हैं। कहते हुए माँ ने जता दिया कि वो समझ गई थी कि मैं ठीक नहीं था। मैं वैसे ही सर नीचे किए हुए सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने कमरे में जा पहुंचा। अपने बिस्तर पर औंधे मुंह लेटकर मैं कुछ ही घंटे पहले के घटनाक्रम को मन ही मन दोहरा रहा था और खुद को थोड़ा थोड़ा कोस भी रहा था। शायद 2-3 मिनट ही बीते होंगे कि मैं उठा और अपने बेड के बगल में लगी मेज के ड्रॉर में बाम ढूंढने लगा। सर दर्द से फटा जा रहा था मेरा। ठीक तभी एक महक सी मेरे कमरे में दाखिल हुई थी। वो हाँ, वही सुमित को चाहने वाली या मेरी परवाह करने वाली। मेरे खाने की थाली को बिस्तर पर रखते हुए बोली थी वो, देखो रोहन, आज आंटी ने आलू परवल की सब्जी बनाई है, तुम्हारी फेवरेट है ना? मैं उसके भोले भाले चेहरे को अपलक देखता रहा। लो अब थोड़ा सा खा भी लो, आंटी बहुत गुस्से में लग रही हैं। उसने मुझे डराते हुए कहा। मैंने धीरे से नामी सिर हिला दिया। भूख मर गई थी मेरी और ज्यादा कोफ्त इस बात की थी कि वो कैसे इतनी सहज दिख रही थी। क्या कोई दिखावा था या फिर वो समझ ही नहीं पा रही थी मेरे मन के अंतर्द्वंद को। अब खा भी लो रोहन। कहते हुए उसने एक निवाला बनाकर मेरे मुंह की तरफ बढ़ा दिया। मेरी तो जैसे आते कुल बुलाने लगी थी। सारा गुस्सा, सारा द्वेष, सारा अहम, सारा संताप जैसे भाप बनकर उड़ गया था। कुछ बेरंग से मोती मेरे दहकते गालों को भिगोते हुए चुपके से मेरी आंखों के गलियारे से लुढ़क आए थे। क्या कहूं कि क्या हुआ था उन पलों में। उसने मुझे अपने हाथों से निवाले खिलाए थे और मैंने खाया था। अपने ही अंदाज में उसने मुझे सहलाया था। बहरहाल जब खाना खत्म करके हम लोग सोने को हुए तो उसने कहा, थोड़ी मदद कर दो ना पैकिंग में। जैसे विचारों की एक बिजली सी कौंध गई थी मेरे मन में। मैं खुद से बोलने लगा था, अबे यार, अबे कल तो सुगंधा जा रही है, कल ही तो 19 है। चेहरा सूख सा गया था मेरा और कुछ जैसे जरूरी ना रहा हो। जाना इतना जरूरी है क्या? मैंने भरे गले से पूछा। हाँ, एग्जाम तो परसों ही खत्म हो गया, तुम तो जानते ही हो। उसके जवाब में भी एक अनकही सी खामोशी थी, जैसे वो कहना कुछ और चाहती थी और बोल कुछ और रही थी। तो जहां इतने महीने वहां कुछ और दिन ही सही ना। मैंने अपनी बेकरारी में उसे मनाने की कोशिश की, पर जवाब में बस वो अपनी खामोशी से मेरी नजरों की गहराइयों को नापती रही। उस रात ना तो वो सोई और ना ही मैं। उसके बिस्तर पर वो पलटती रही और मेरे बिस्तर पर मैं। कभी कभी एक अनकहे का बोझ बहुतेरे कही गई बातों से भारी होता है। इस बात का एहसास
उस रात हुआ था मुझे। उस रात उसकी और मेरी मिलती नजरों में सुमित एक सुबह के कोहरे सा गायब होता रहा और मैं एक कुनकुनी सी धूप सा बिखरता गया। हाँ, उसकी उन निगाहों के अनकहे में महसूस किया था मैंने। अगली सुबह आनी थी और आई भी। मेरे पिताजी एक भाड़े की टैक्सी ले आए थे। रोहन, तुम सुगंधा को सिविल लाइंस बस स्टैंड तक ड्रॉप कर दो। कहते हुए पिताजी ने उसके 2 भरे किट बैग उठाए और सड़क पर बाहर लेते आए। वो मेरे घर वालों से विदा लेती रही और मैं टैक्सी की डिग्गी में उसके किट बैग रखता रहा। जरूरत से ज्यादा भारी लग रहे थे वो बैग उस दिन मुझे। कुछ ही पलों में टैक्सी की बैक सीट पर हम दोनों जा बैठे और टैक्सी चल निकली। उस टैक्सी के पहियों ने धूल फाड़ते हुए लगभग 2 किलोमीटर का सफर तय किया होगा कि अचानक सुगंधा ने मेरा दायां हाथ अपने हाथों में ले लिया। मैं तपाक से उसकी तरफ पलटा था, पर वो टैक्सी की खिड़की के बाहर तेजी से निकलते हुए सड़क को देख रही थी। उसी खामोशी में एक एक पल एक उम्र सा निकलता रहा। उसने मेरी हथेली कुछ ऐसे पकड़ रखी थी जैसे वक्त की रेत उसके हाथों से फिसल रही हो, और मैं संभाल रहा था उन धड़कनों को जो मेरे आपे से बाहर हुई जाती थी। हथेलियों पर आए पसीने पर पड़ती हवा से उठती हुई ठंड की कसक एक नया जीवन संचार कर रही थी। ठीक तभी धीरे से बोल पड़ी वो, रोहन, कुछ कहना चाहती हूं मैं तुमसे। मुझसे जवाब में कुछ बोला न गया। मैं चुप था, पर शायद वो चाहती थी कि मैं कुछ बोलूं, पर मेरे होंठ तो जैसे जम से गए थे। मैं ठहरी हुई नजरों से बस उसे देखता रहा। उसने मेरी हथेली छोड़कर अपने बैग से एक पेन निकाली और उसी पेन से मेरी बाईं बांह पर उसने लिखा, सुगंधा, 19 जून 2004। मैं बस असमंजस में उसे देखता रहा। उसने धीरे से उस पेन की कैप बंद करके उसे वापस अपने बैग में रख लिया। फिर मेरी हथेली को अपने हाथों में लेते हुए उसने अपनी दाईं उंगली से मेरी हथेली पर बिना किसी स्याही के लिखा, आई लव यू। मेरी हथेली थरथराने लगी थी। ना वो कुछ बोल पाई और ना ही मैं। उसकी हल्की सी मुस्कान और उसकी बाईं आंख के किनारे से टपकता हुआ वो मोती मुझे मेरी नासमझी का एहसास करा गए थे। मैंने कसकर उसकी हथेली को जकड़ लिया, जैसे मेरा मन उसे जाने नहीं देना चाहता था, और उसका सर मेरे कंधे पर आ टिका, जैसे मेरा वो कंधा उसके स्वाभिमान का आसरा हो। टैक्सी ड्राइवर भी अपने रियरव्यू मिरर से उस प्रेम पूर्णिमा का आनंद ले रहा था, पर हम तो अपने ही अनकहे में खोए हुए थे। अगले कुछ मिनटों में बस स्टैंड भी आ गया। टैक्सी सड़क के बाएं किनारे रुक गई। अब हम दोनों को उतरना ही पड़ा। मैं डिग्गी से उसका लगेज निकाल रहा था और वो किनारे खड़े होकर अपनी उंगलियों से उस पीले दुपट्टे के किनारे पर फंदे बना रही थी। अगले 5 मिनटों में वो बस के सेकंड लास्ट खिड़की पर जा बैठी थी और मैं वहीं उसके बगल सड़क पर अकेला खड़ा रह गया था। फिर कब मिलना होगा? जैसे ही बस चली मैं स्वतः ही पूछ पड़ा। एक डर की सिहरन मेरे बदन में झुंझुनी से चढ़ा गई थी। जवाब में वो सिर्फ मुस्कुराई थी। उस मुस्कान में जैसे एक जहान का विश्वास था। बस जैसे ही थोड़ा और आगे बढ़ी, मैं लगभग दौड़ते हुए उसकी खिड़की के पीछे भागा था। मैं भागता गया, पर कुछ पलों में बस ने रफ्तार पकड़ ली। अपने छोड़े गए धूल के गुबार के साथ मुझे पीछे छोड़ते हुए आगे निकल गई। ठीक तभी उस जाती हुई बस की खिड़की से एक हरी चूड़ियों से भरा चमकता हुआ हाथ निकला। उस हाथ में एक पीला दुपट्टा था, जो हवा के झोंके के साथ उस हाथ का साथ छोड़कर मेरी छाती पर आ टिका था। वो शायद अपनी आबरू छोड़ गई थी मेरे पास। हाँ, वही मेरी सुगंधा, जिसकी खुशबू में मैं कई घंटों तक उसी सड़क पर खड़ा रहा, उसके जाने के बाद भी। तो दोस्तों, ये कहानी का दूसरा हिस्सा था। कहानी के तीसरे हिस्से के इंतजार में
रहिएगा जरूर। मैं सुधांशु शर्मा आता रहूंगा आप लोगों के बीच, कुछ ऐसी ही कहानियां लेकर, कुछ ऐसे ही किस्से लेकर। धन्यवाद।